हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला सोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। तो इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फेडरल स्कीम लिया गया है। फेडरल स्कीम से मतलब जहाँ पे दो गवर्नमेंट होती है, जैसे अपने इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। देन ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जो सेंटर स्टेट के लिए जो गवर्नर अपॉइंट करता है, उसका ऑफिस भी ये कहाँ से लिया गया है, 1935 एक्ट से लिया गया है। देन जुडिशरी, देन पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, इमरजेंसी प्रोविजंस जैसे कि 352 हो गया, 356 हो गया एंड 360, दैट इज द नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंस इमरजेंसी, ये सभी लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, जो कि मेनली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन रूल ऑफ लॉ, देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। तो रूल ऑफ लॉ दैट इज द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और अमेरिका में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन का है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रॉम द ब्रिटेन से लिया गया है। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जिस तरह से बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ओके, इस टाइप से जो प्रोसेस है, मेनली लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से, ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन सिंगल सिटीजनशिप, उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, देन प्रीरोगेटिव रिट्स जैसे कि हेबस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शोरी, प्रोहिबिशन, ये सभी रिट्स है। तो ये जो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाई कैमरलिज्म जहाँ पे दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये सोर्स है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट्स, देन इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, क्योंकि यूएस के अंदर जुडिशरी है, ये बहुत पावरफुल है। तो जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, ये लिया गया फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। जैन जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 है और जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, ये भी लिया गया फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो किस तरह से इम्पीच किया जाएगा प्रेसिडेंट को, रिमूव किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देन रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये लिया गया है फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देन राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ये भी लिया गया है फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड मतलब किस तरह से इलेक्शन किया जाएगा, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये लिया गया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, ये हुआ है फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पीचमेंट लिया गया है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मेथड ऑफ इलेक्शन लिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो मैंने बताया कि जो फेडरेशन है मतलब ये कि जहाँ पे दो दो गवर्नमेंट होती है, लेकिन दो गवर्नमेंट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, यूनिटरी, ओके। तो यूनिटरी बायस वाला जो फीचर्स है, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन रेसिडुअली पावर विद द सेंटर सेम, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन एडवाइजरी राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एडवाइस देते रहता है गवर्नमेंट को, तो दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, देखिए कॉन्करेंट लिस्ट, जिस तरह से शेड्यूल 7 के अंदर में जो लिस्ट का प्रोविजन है, जिसमें सेंटर लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट से मतलब ये होता है कि जहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर, इन सब्जेक्ट के ऊपर, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर अपना कानून बना सकते हैं। तो ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देन फेडरेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके जॉइंट सीटिंग करते हैं किसी बिल के ऊपर में, उस
ये भी प्रोविज़न, ये जॉइंट सीटिंग का जो प्रोविज़न है ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन जो जर्मनी है, जर्मनी का जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी में जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स, ये भी लिया गया है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। देन सोवियत यूनियन, अभी ये रशिया बन चुका है, तो इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं। उसके बाद आइडिया ऑफ जस्टिस, दैट इज द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि मेनली प्रियम्बल के अंदर में है। तो ये आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, जो प्रियम्बल के अंदर में है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, ये लिया गया है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, या हम बोल सकते हैं अभी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये मेनली कहाँ पे, ये प्रियम्बल के अंदर में है। तो ये भी लिया गया है फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो रिपब्लिक हो गया, देन रिपब्लिक का मतलब यहाँ ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड नहीं होगा। नॉमिनेटेड किसको बोलते हैं फिर, वो मोनार्क हो जाता है। तो इंडिया के सेंस में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, ओके, मीन्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, बट थ्रू द मतलब लोगों, सिटीजन से ही होता है। तो इस तरह से ये रिपब्लिक है। तो ये लिया गया फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखिए साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। देखिए प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जो प्रोसीजर्स है ये लिया गया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। देन जो राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये भी प्रोविजंस लाया गया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। उसके बाद जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओके, तो ये लिया गया फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये थे मेनली सोर्सेस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उनमें से कुछ प्रोविजंस किसी और देश से लिए गए। तो ये हमने अलग अलग देश से कौन से प्रोविजंस लिए गए इसको हमने देखा है। अभी हम समझेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 12th शेड्यूल है टोटल, इनमें क्या क्या लिखा है, इस किस शेड्यूल किस चीज़ के लिए, ये हम अभी वन बाय वन देखेंगे। देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 1 में लिखा है द स्टेट नेम एंड, मतलब जो शेड्यूल 1 है उसमें क्या है, स्टेट के नेम से और उनके जुरिडिक्शन कहाँ तक है ये लिखा गया है। स्टेट के नेम है, मतलब लिस्ट है पूरी स्टेट की, और उनका जुरिडिक्शन बताया गया है। देन जो इसके अंदर और क्या है, इस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है और उनका जो एक्सटेंड है, कहाँ तक एक्सटेंड है उसका, ये भी बताया गया है। तो नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी, देन नेम ऑफ द स्टेट, ये बताया गया है शेड्यूल 1 के अंदर में, ओके। तो शेड्यूल 2 में क्या क्या है, जो इन्यूमरेशन, अलाउंस एंड प्रिविलेज किस किस के, प्रेसिडेंट के, गवर्नर का, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन किस में होता है, राज्यसभा में होता है, और स्पीकर किस में होता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये लोकसभा के अंदर होता है। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के जो इमूलमेंट्स है, अलाउंस है एंड प्रिविलेजेस है, ये लिखा गया है शेड्यूल 2 के अंदर में। उसके बाद शेड्यूल 3 में क्या क्या है, इसमें है फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस, किस किस के, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स के। देन कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए जो, ओके, कैंडिडेट रहता है फॉर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उनके भी क्या क्या ओथ होंगे, क्या अफर्मेशन होंगे, ये भी लिखा गया है थर्ड शेड्यूल के अंदर। देन जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों हो गए स्टेट के लिए, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के। देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एट लास्ट कंट्रोल एंड जनरल ऑफ इंडिया, इनका भी जो ओथ एंड अफर्मेशन है ये लिखा गया है शेड्यूल 3 के अंदर में। देन फोर्थ शेड्यूल में क्या क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा, राज्यसभा में जिस तरह से स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज के जो सीट बताए गए कि इस स्टेट से इतने सीटें राज्यसभा में, इस स्टेट से इतने, ये सभी लिखा गया है इस फोर्थ शेड्यूल के अंदर में। देन फिफ्थ शेड्यूल में है प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब है, इसके ऊपर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से कंट्रोल होगा, ये लिखा गया है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में। और यहाँ पे स्टेट के नाम भी है, कौन से एरिया में, मतलब कौन से स्टेट में कौन से एरियाज आते हैं, ओके, रिलेटेड टू द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। देन सिक्स्थ शेड्यूल में है प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइबल एरिया के लिए जैसे मेघालय हो गया, आसाम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम,
इन 4 स्टेट का मेनली किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसके प्रोविजंस लिखे गए 6 शेड्यूल के अंदर में। और जो 7th शेड्यूल है ये मेनली डिवीजन ऑफ पावर बताता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट के बीच में थ्रू दिस 3 लिस्ट। ये जो 3 लिस्ट है इससे मेनली डिवीजन बताता है पावर कि सेंटर का क्या पावर है और स्टेट का क्या पावर है, सेंटर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है और स्टेट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। जैसे यूनियन के लिए मतलब सेंटर के लिए है 98 सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट के अंदर है, देन स्टेट लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इन सब्जेक्ट के ऊपर इस 52 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं। ये है 7th शेड्यूल। अब बात करेंगे हम 8th शेड्यूल जो कि लैंग्वेज के ऊपर है। इसमें मेनली रिकॉग्नाइज किया गया है 22 लैंग्वेज राइट नाउ। उसके पहले ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे जो इसमें लिखा गया है कि संविधान के हिसाब से जो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि भारत की ये लैंग्वेजेस है, ये बताया गया है 8th शेड्यूल के अंदर में। देन 9th शेड्यूल, इसके अंदर में एक्ट्स एंड रेगुलेशन है जो मेनली रिलेट करते हैं लैंड रिफॉर्म के। देन एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड अदर मैटर जो मेनली पार्लियामेंट इसके अंदर डालना चाहता है वो। पहले ये क्या था, जुडिशियल रिव्यू इसमें नहीं होता था, तो उसके बाद में फिर 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जुडिशियल रिव्यू होना शुरू हो गया और ये जजमेंट आता है 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस तरह से 9th शेड्यूल में जो मेनली लैंड रिफॉर्म, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इस तरह के या जो भी मैटर जो पार्लियामेंट इसमें डालता है ये मैटर के ऊपर भी अभी जुडिशियल रिव्यू होगा और ये 9th शेड्यूल के अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं हम 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल मेनली रिलेट करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। एक्चुअली इसको एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड ये 10th शेड्यूल के अंदर में है। तो इसमें प्रोविजंस लिखे गए कि किस तरह से डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है एमपीज का। ओके, या हम बोल सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है या काउंसिल होता है, ये इनके जो मेंबर्स होते हैं इनके किस तरह से इनका डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है ये लिखा गया और इसको ऐड किया गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत में इसके अंदर ऐड किया गया है सबसे पहले। हाँ ठीक है, उसके बाद इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो ये था मेनली 10th शेड्यूल। देन 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये रिलेट करते हैं मेनली पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी से। तो जो 11th शेड्यूल है इसके अंदर 29 सब्जेक्ट लिखा गया या 29 मैटर्स लिखा गया। मेनली ये किस लिए, ये इसमें पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है पंचायत की। मतलब जो लोकल रूरल एरिया होता है, जो रूरल लोकल एरिया होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायती, मतलब मेनली जो पंचायत से रिलेट करते हैं इनके क्या क्या पावर है, क्या क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ये ऐसे 29 सब्जेक्ट लिखे गए इस 11th लिस्ट के अंदर में। देन 12th शेड्यूल के अंदर में ये लाया गया फ्रॉम थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू। इसमें पावर बताई गई, अथॉरिटी बताई गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई किसकी, म्यूनसिपालिटीज़ की। और इसमें टोटल 18 मैटर्स है, 18 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर म्यूनसिपालिटीज़ जो है अपना पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या पावर है, मेनली इसमें सब्जेक्ट बताए गए इस शेड्यूल के अंदर में। ठीक है, जैसे ये 29 सब्जेक्ट हो गए या 18 सब्जेक्ट हो गए, इसके ऊपर म्यूनसिपालिटीज 18 सब्जेक्ट के ऊपर म्यूनसिपालिटीज कानून बना सकता है और इसके ऊपर 29 सब्जेक्ट के ऊपर पंचायत कानून बना सकता है। तो इस तरह से अलग अलग शेड्यूल है संविधान के अंदर में, अलग से लिस्ट है जिसके ऊपर अलग अलग चीज़ें लिखी गई है। ओके, तो ये हमने देखा इस वीडियो में। एक तो सबसे पहले हमने सोर्सेज को जाना, कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस है। देन उसके बाद में हमने जो शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो शेड्यूल्स है शेड्यूल 1 टू लेके 12 तक, हर शेड्यूल में क्या क्या लिखा गया किस रिलेटेड में है, ये हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।